हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन लॉयल स्पीकर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को, जो कि इंतहाई बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Those words or phrases that makes our language effective, impressive and beautiful। दोस्तों, उर्दू में फिगर्स ऑफ स्पीच को अज्जाए कलाम कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज या फ़िक्रे जिनके इस्तेमाल से हमारी बात मौसर और मज़ीद खूबसूरत बने। ऐसे अल्फाज या फ़िक्रों को हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत मेकअप करती है ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। ठीक इसी तरह हम फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी गुफ्तगू मज़ेदार बने। फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मेकअप की मानंद रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब आते हैं उन फिगर्स की तरफ जो बातों को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल लॉयल स्पीकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया। दोस्तों, मैं आपसे टोटल 23 इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करूंगा। अब अगर इन तमाम यानी 23 टर्म्स को इसी वीडियो में डिस्कस करूं तो जाहिर सी बात है वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। और जब आप बोर हो जाओगे तो आपकी समझ नहीं आएगी, और जब आपकी समझ नहीं आएगी तो आपके साथ ज़्यादती होगी। इसलिए मैंने इन टर्म्स को 3 पार्ट्स में यानी 3 वीडियोस में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट वीडियो में यानी अभी हम सिर्फ 6 टर्म्स को डिस्कस करेंगे। उनमें सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोली, क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह कुछ को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और जो बच जाते हैं इनको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू पार्ट 1। The very first type of figures of speech that is simile। सिमली को उर्दू में तशबीह कहते हैं। गाइस, और नहीं तो कम अज़ कम आपकी माँ आपको अक्सर ये कहती रहती है कि मेरा बेटा या बेटी तुम चांद की तरह खूबसूरत हो, या फिर कहती है कि तुम शेर जैसे बहादुर हो। गाइस, क्या तुम हकीकत में ऐसे बहादुर हो? क्या तुम हकीकत में ऐसे ही खूबसूरत दिखते हो? यकीनन नहीं। तो फिर अम्मा जी क्यों कहती है, क्यों ये बार बार कहती है और क्यों अपनी एनर्जी को ज़ाया करती रहती है? कभी सोचा है इस बारे में? अगर नहीं सोचा है तो मैं आपको अभी समझाऊंगा। उस जुमले में आपकी अम्मा जी सिमिली का इस्तेमाल करती है। क्यों करती है वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ताकि उसकी बात में इफ़ेक्टिव पैदा हो और ख़ूबसूरत लगे। डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी। इट इज़ अ लैटिन वर्ड, एक लातिनी लफ्ज़ है, दैट मीन्स लाइक, जिसकी मानी जैसा का है। इन सिमिली टू डिफरेंट थिंग्स और एक्शंस आर कंपेयर्ड, यानी दो मुख्तलिफ़ चीज़ों का आपस में कंपैरिजन कराना सिमिली कहलाता है। Assembly is introduced by words such as like, so, as, etc। जहाँ कहीं भी like आ जाए, so आ जाए और as आ जाए तो समझ लेना कि इस जुमले में सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। You looks like angel, आप फरिश्ते जैसी दिख रही हो। गाइस, हकीकत का इस जुमले के साथ कोई लेना देना नहीं है।
جملے میں صرف یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بہت خوبصورت دکھ رہی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا ینگ راہیل از ایز بریو ایز ٹائیگر۔ راہیل ٹائیگر کی طرح بہادر ہے۔ یہاں پہ شیر اور راہیل کی کمپیریزن کرائی گئی ہے راہیل کی بہادری کو ڈسپلے کرنے کے لیے۔ اب آتے ہیں تھرڈ اینڈ لاسٹ ایگزامپل۔ شی از بیوٹیفل لائک اے روز۔ وہ ایک پھول کی طرح خوبصورت ہے۔ یہاں پہ پھول اور اس لڑکی کا کمپیریزن کرایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں گائز دوسرے ٹائپ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے میٹافور۔ میٹافور کو اردو میں استعارہ کہتے ہیں۔ میٹافور اور سملی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، جیسا کہ سملی میں جیسا کہ دا راہیل از ایز بریو ایز ٹائیگر۔ راہیل شیر کی طرح بہادر ہے، اور یہاں پر لٹل بٹ ڈفرینس ہے، وہ یہ ہے کہ راہیل از اے ٹائیگر۔ ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ راہیل از اے ٹائیگر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح ادھار لینا، مثال کے طور پر ادھار لینا کسی چیز کو، ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں اور اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے۔ The metaphor is an implied comparison with the use of any comparative word۔ یعنی کہ کسی بھی چیز کے ساتھ ڈائریکٹ کمپیئر کرنا، اس کو ہم کہیں گے میٹافور۔ تو چلیے دوستو ایگزامپلس کی طرف چلتے ہیں تاکہ اور زیادہ آپ کو بہتر انداز سے سمجھ آ جائے۔ گائز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سملی میں یو لکس لائک اینجل تھا، یہاں پر یو آر این اینجل ڈائریکٹ کہا گیا ہے کہ آپ ایک فرشتہ ہو۔ فرشتہ تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہاں پر ادھار لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر راہیل از اے ٹائیگر۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ سملی میں دا ینگ راہیل از ایز بریو ایز ٹائیگر تھا، یہاں پر راہیل از اے ٹائیگر۔ یہاں پر ڈائریکٹ بتایا گیا ہے کہ راہیل ایک شیر ہے۔ شیر ہو نہیں سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہاں پر بات کو خوبصورت بنانے کے لیے یہاں پر میٹافور کا استعمال کیا گیا ہے۔ شی از اے روز۔ سملی میں شی از بیوٹیفل لائک اے روز، وہ بہت خوبصورت ہے جیسا کہ ایک پھول کی طرح۔ یہاں پر شی از اے روز، وہ ایک پھول ہے، تو انسان پھول نہیں ہو سکتا، امپاسبل سی بات ہے۔ یہاں پر میٹافور کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ بات خوبصورت لگے۔ اب آتے ہیں گائز تیسری ٹائپ کو ڈسکس کرنے، جس کا نام ہے پرسونیفیکیشن۔ گائز ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہوگی: اے فگر آف اسپیچ ان وچ ہیومن کوالٹیز آر گیون ٹو اے نان ہیومن سبجیکٹ۔ یعنی کہ جانداروں کی جو خصوصیات ہے وہ بے جان چیزوں کو دینا پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے۔ ایگزامپلس کے بغیر یہ سمجھ نہیں آئے گی، تو چلتے ہیں ایگزامپلس کی طرف۔ ایگزامپل کچھ ایسا ہے: The leaves dance in the autumn wind۔ پتے خزاں کی ہوا میں رقص کرتے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پتے رقص کرے، ڈانس کرے؟ کیا پتے کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ پتے تو بے جان ہیں، اور بے جان چیزیں اس طرح کے کارنامے سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہاں پر ڈانس کرنا انسان کی ایک خصوصیت ہے جس کو بے جان چیز یعنی لیفز، پتے کو دی گئی ہے۔ یہ خصوصیت پتوں کو دینے کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بات میں وزن ہو، بات خوبصورت لگے، اس لیے اس پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا گیا ہے۔ سیکنڈ کچھ اس طرح ہے: The lightning lashed out۔ بجلی غصے سے باہر نکلی۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ بجلی کو بھی غصہ آ سکتا ہے؟ نو۔ یہاں پر بات کو خوبصورت بنانے کے لیے یہاں پر اس غصے کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان سم phrases we use، فقروں میں ہم استعمال کرتے ہیں: the furious storm، غضبناک طوفان، the thirsty ground، پیاسی زمین۔ زمین کو بھلا پیاس کیوں لگے؟ زمین تو بے جان ہے۔ the pitiless
कॉल्ड बेरहम सर्दी। रहम करना और बेरहमी ये इंसानों के अंदर होती है कि खसूसियत, और ये जानदारों के अंदर हो सकती है। जानदारों से हमने इस खसूसियत को बेजान चीज़ में मुंतकिल कर दी, इसलिए ताकि वो बात खूबसूरत लगे। आई होप यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली। हाइपरबोली को उर्दू में बढ़ा चढ़ा कर पेश करने को कहते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच exaggeration of words is made on statement in order to create impressiveness। यानी कि बात में इम्प्रेसिवनेस को पैदा करने के लिए बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना हाइपरबोली कहलाता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, इन विच वी यूज़ इंटेंशनल एग्जाजरेशन टू क्रिएट इम्प्रेसिवनेस। इम्प्रेसिवनेस को क्रिएट करने के लिए जानबूझकर, इंटेंशनल जानबूझकर बात को बढ़ाना हाइपरबोली कहलाता है। तो चलिए गाइस, हाइपरबोली को समझने के लिए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एग्जांपल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहता है, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर। मैं उसके लिए पहाड़ों को हिलाऊंगा। इसको कहते हैं गाइस लंबी लंबी छोड़ना, यानी कि हाइपरबोली। जाहिर सी बात है, पहाड़ को कोई हिला नहीं सकता है। आप हिला सकते हो पहाड़ को? इस पहाड़ को हिला के दिखाओ। तो इस वेरी इम्पॉसिबल बात को बताने का सिर्फ यही मकसद है कि बात में इम्प्रेसिवनेस पैदा हो और बात दूसरे बंदे को अच्छा लगे। नेक्स्ट हमारे पास है, माई बॉयफ्रेंड इज़ टॉलर देन द बुर्ज खलीफा। गाइस, क्या ये पॉसिबल है कि इंसान बुर्ज खलीफा से भी लंबा हो? इट्स टू मच इम्पॉसिबल, क्योंकि बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो 380 मीटर है और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 फुट तक का हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर पर है क्लाइमैक्स, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ सीरीज ऑफ सेंटेंस इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि किसी जुमले को इस तरह से अरेंज करना कि उसकी जो ऑर्डर है वो असेंडिंग हो, यानी कि लोअर से हायर की तरफ उसका सीक्वेंस हो, छोटे काम से बड़े काम की तरफ। मिसाल के तौर पर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, पहले नंबर की सीढ़ी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। सो दिस फेनोमेना इज नॉन एज क्लाइमैक्स। इसके साथ एंटी क्लाइमैक्स है, दिस इज अपोजिट टू क्लाइमैक्स। ये क्लाइमैक्स का बिल्कुल अपोजिट है। अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज नॉन एज एंटी क्लाइमैक्स। यानी कि क्लाइमैक्स में आप लोअर से हायर की तरफ जाते थे और एंटी क्लाइमैक्स में हायर से लोअर की तरफ आते हो। वही सीढ़ियों वाला मिसाल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम। देखिए, क्लाइमैक्स में आप सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जा रहे थे, जबकि एंटी क्लाइमैक्स में आपने सीढ़ियों से उतर कर नीचे हायर से लोअर की तरफ आना होता है। इनकी भी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। पहले क्लाइमैक्स को डिस्कस करेंगे। आई स्माइल, आई लव एंड आई रोर। मैंने मुस्कुराया, उसके बाद हंसा और उसके बाद मैं धाड़ धाड़ कर खूब हंसा। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है, सबसे पहले मुस्कुराना, उसके बाद हंसना और उसके बाद ज़ोर से हंसना, यानी कि लोअर से हायर की तरफ। पहले मुस्कुराना, उसके बाद हंसना और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंसना, इसको कहते हैं क्लाइमैक्स। नेक्स्ट हमारे पास, एट फर्स्ट ही वॉक्ड देन ही रैन, एट लास्ट ही सिंपली फ्लू। सबसे पहले वो चला, उसके बाद वो दौड़ा और उसके बाद आखिर में वो सिंपली ऐसे दौड़ा कि उड़ ही गया। अब आते हैं गाइस एंटी क्लाइमैक्स की तरफ। ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉग एंड अ पेन। सबसे पहले वाइफ को खोना, एंड ही लॉस्ट हिज डॉग, उसके बाद उसने अपने डॉग कुत्ते को खोया, उसके बाद एक पेन को भी खोया। सबसे पहले वाइफ की अहमियत है, वाइफ को उसने खोया, उसके बाद वो कुत्ते को उसने खोया, उसके बाद एक छोटे से पेन को उसने खोया।
تو یہ ڈسینڈنگ آرڈر ہے جس کو ہم اینٹی کلائمیکس کہیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے شی از اے گریٹ رائٹر اے مدر اینڈ اے گڈ ہیومرس. وہ ایک عظیم رائٹر ہے اور ایک ماں بھی ہے اور ایک بہترین مزاحیہ نگار بھی ہے، یعنی کہ کامیڈین فنی بھی ہے. اس کو کہتے ہیں اینٹی کلائمیکس. گائز اس کے ساتھ پارٹ 1 وائنڈ اپ ہوا چاہتا ہے. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں. آئندہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.